हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अभी हाल ही में एसएससी एचएसएल की आंसर की आ चुकी हैं और आज से अपन जो एसएससी एचएसएल की सारी शिफ्टें हैं उन सब के सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आज अपन सबसे पहले जो 9 मार्च को पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चनों को हल करेंगे और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना होता है और किस क्वेश्चन को अपन ट्रिक से हल करना होता है, ये सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है, तो अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 9 मार्च का जो पहला पेपर था जो कि सुबह 9 बजे लगा था, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, तो इसीलिए इसी क्वेश्चन को अपन मात्र 5 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? अगर आपको यहाँ पता हो कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो जाता है तो ये किधर आ जाता है? ये इस इधर आ जाता है, तो किसका हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, तो हो जाएगा 3abc के बराबर इसका मान हो जाता है किसका? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का। अगर इसकी जगह भी अपन ये रख दें 3abc रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 3abc माइनस ये वाला 3abc। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो अपने पास मान कितना आएगा? यहाँ पर 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सीधी डायरेक्टली 3abc रख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, उसमें एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की इस जीवा से केंद्र से दूरी क्या होगी? ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, और इसकी जो जीवा की लंबाई है ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास इसकी जीवा की लंबाई, ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर है पूरी। ठीक है, और यहां बोल रहा है कि जो वृत्त की त्रिज्या है 17 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है? 17 सेंटीमीटर। अगर अपन इसके केंद्र से इस जीवा पर लंब डालते हैं तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये कितनी है यहाँ पर? ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जब भी कोई केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो वो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये अपने पास 15 आ गई, ये 17 आ गई, तो यहाँ पर क्या हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर अपन ट्रिपलेट बन रहा है ये 8 15 17 का, तो इसका जो लंब है ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ से केंद्र से जीवा के बीच की जो दूरी है ये कितनी निकल के आ रही है? 8 सेंटीमीटर निकल के आ रही है, जो कि अपने से यही पूछ रहा है उस वृत्त की इस जीवा से केंद्र की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर उस वृत्त से उसके केंद्र से जीवा की जो दूरी है ये हो जाएगी अपने पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में अपन पेन नहीं उठाते, सीधा अपन थोड़ा वर्बली हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3 और यहां बोल रहा है कि टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है और मीना अकेले उस कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क का मोस्ट रिपीटेटिव पैटर्न वाला क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि यदि टीना और मीना 18,000 में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले कौन कार्य कर रहा है? टीना कार्य कर रही है और ये इस कार्य को 12 दिन में कर सकती है। ठीक है, फिर कौन कार्य कर रहा है? मीना कार्य कर रही है और ये कितने दिन में? इसको 15 दिन लग रहे हैं कार्य को पूरा करने में। ठीक है, अब यहां पर अपन इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। कितना आ रहा है यहाँ पर? 60 लघुत्तम आ रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12 का भाग दिया 60 में तो ये कितनी आई? 5 आ गई, और 15 का भाग 60 में दिया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? यहाँ पर 4 आ गई। ठीक है,
दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 9 आ रही है। ठीक है, और दोनों को कितने रुपए मिल रहे हैं कार्य करने पर, 18,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 9 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 18,000 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 2,000 हो जाएगी। और अपने से पूछ क्या रहा है, मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मीना की जो एफिशिएंसी है वो कितनी, यहाँ पर 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 2 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीना है इसको 8,000 रुपए मिलेंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना होता है। आपको सिंपली क्या करना होता है, इनका जो लघुत्तम लेके इनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी होती है। अगर आपके पास एफिशिएंसी आ गई तो यहाँ पर जो दोनों की टोटल एफिशिएंसी निकाल कर उसकी वैल्यू आपको दी हुई होती है, तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर अपने पास किसी की भी पूछे अपन उसकी एफिशिएंसी में उससे मल्टीप्लाई करके अपन आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां बोल रहा है ये एक्चुअली चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और काफी आसान है। यहाँ पर जो दर है काफी सिंपल दर दे रखी है। बोल रहा है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 14,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर जो दर है ये 2 वर्षों के लिए दे रखी है, तो 2 वर्षों की अपन सीधी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज दर हो जाएगी, यहाँ पर इसका सीधा अपन सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो 2 वर्षों का अपने पास कितना हो जाता है, 21% निकल के आती है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा 21% निकालेंगे किसका, 14,000 का। ठीक है, तो 14,000 का 21% निकालेंगे, 100 का भाग दिया इसके अंदर, 2 0 से 2 0, 21 चौक 84 का 4 हासिल का 8, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, और ये एक 0 बच रहा है, ये एक 0 हो गया। मतलब यहाँ पर जो 14,000 का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 वर्ष का, कितना हो जाएगा 29,40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो सीधा आपको इस प्रकार करना था, 14,000 का आपको सीधा डायरेक्ट 21% निकाल के आगे तुरंत बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये बार ग्राफ वाला क्वेश्चन है। काफी आसान क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। कभी आपको बार ग्राफ से पूछ लेते हैं, कभी आपको वेन डायग्राम से पूछ लेते हैं, या आपको ऐसे काफी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चाहे कोई से भी शिफ्ट हो उसमें आपको आसान ही क्वेश्चन पूछेंगे। पर ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन को करने के लिए जो नीचे जो लाइन होती है वह अपनी मेन लाइन होती है। यहाँ बोल रहा है कि छात्रों की संख्या, यहाँ पर किसमें अंक में परसेंट के रूप में पूछ रहा है यहाँ पर छात्रों की संख्या को। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है ऊपर, एक्चुअली यहाँ पर बोल रहा है 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। जो यहाँ पर बोल रहा है कि कक्षा 10 के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है, कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए, ये अपने से पूछ रहा है, जो कि किसमें परसेंटेज के अंदर होने चाहिए उन छात्रों की संख्या। तो 60% से अधिक तो ये दोनों ही है ओनली, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गलती करने वाली क्या बात है कि अगर यहाँ पर टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर 100 होते हैं, 100 का 34 होता है, तो कितना हो जाएगा 34% लगा देंगे। और यहाँ पर 34% ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो बहुत से स्टूडेंटों ने क्या किया कि इस 34 पर टिक मार के आगे बढ़ गए, तो वो गलत हो गया। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर एक्चुअली जो पूछ रहा है कि इसकी छात्रों की संख्या को परसेंटेज के रूप में पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन टोटल सबको जोड़ देंगे। तो कितना आ रहा है 34, तो ये 34 और 12 46 और 4 50 आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल छात्र कितने हैं, 50 हैं, जिसमें से इसकी 34 जो छात्र हैं जिनके अंक 60 से अधिक हैं, इनका परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1, ये 2, 34 दोनों 68, मतलब 68% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। बेसिकली ये बोल रहा है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये कितना होगा, 68% हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहा है कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13, 15 और 14 इंच है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ ये चेक करेंगे कि ये त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसको अपन कैसे चेक करते हैं,
किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए और उनका डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन इन दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 28। 28 14 से अधिक है और इन दोनों का डिफरेंस 14 से कम है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब ट्रायंगल बन रहा है, तीन भुजाएं दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हीरोन का सूत्र से फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हीरोन का जो सूत्र क्या कहता है, ये होता है अपने पास हीरोन का सूत्र, ये अर्ध परिमाप, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर एस क्या होता है, ये अर्ध परिमाप होता है। तो अपन इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 42 आएगा। तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगा 21। 21 में से यहाँ पर 13 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा। 21 में से 15 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। 21 में से 14 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, और ये सब अंडररूट के अंदर, यहाँ से 7 और इसके अंदर से 7 तो एक साथ बाहर आ जाएगा। यहाँ से 3 और यहाँ से 3 तो एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 बचा और यहाँ 8, 16, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास इसका अंडररूट मान कितना हो जाएगा, 21 चौक 84। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इंच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 84 वर्ग इंच। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। इसमें आपको क्या करना होता है, एग्जाम में ये सारी टर्म जल्दी जल्दी जोड़ के तुरंत हीरोन का सूत्र लगा के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम में, सीधा आपको एक लाइन लिखनी है और इसको आपको देख लेना है कि इसके अंदर से क्या क्या बाहर आ सकता है। तो इन दोनों में 7 बाहर आ रहा है इसमें से, और इसमें से 3 बाहर आ रहा है, और 16 का 4 बाहर आ रहा है। तो अपन इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है जो P है इसका 20%। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो Q है इसके 40% के अंदर जोड़ा जाए तो यहाँ पर जो परिणाम है ये कितना आ रहा है, Q का 80% आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपन इधर पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, P का 20% बराबर हो जाएगा Q के 40% के। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ये कितनी बार कट रहा है, ये 1 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा P और Q का। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ क्या बोल रहा है आगे, P Q का कितना प्रतिशत है। जो P है Q का कितना प्रतिशत है, जो P है ऊपर आएगा, Q का से जो टर्म होती है वो नीचे आती है, और इसका परसेंट निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 200% हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो P है Q का 200% है, ये होगा अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ पर ये टर्म क्या है कि कंफ्यूजन वाली होती है कि कौन सी चीज को अपने को नीचे लिखना है या कौन सी चीज को ऊपर लिखना है। तो जिसके साथ का आता है वो हमेशा नीचे आती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहां बोल रहा है कि P/Q R/S T/U बराबर है 2/5 के। तो इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन सीधा इसकी वैल्यू कितनी है, 2/5। तो यहां पर भी अपन देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये 4P 3R + 7T/4Q + 3S + 7U ये दे रखा है। और यहाँ पर P/Q कितना है, 2/5, R/S कितना है, 2/5, T/U कितना है, 2/5। ठीक है, और बाकी जो टर्म है ये तो कट ही जाएगी। तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास 2/5 ही, 2/5 बचेगा। यहाँ पर अपन मान रख के भी देख सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पर आपको यहाँ पर सीधा इनका 2/5 वैल्यू दे रखा है। और यहाँ पर अगर थोड़ी सी अलग टर्म होती तो अपन इसको काट नहीं सकते थे, फिर आपको या तो कॉमन ले लेना था फिर आपको काटना था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी, P के साथ 4, Q के साथ 4, R के साथ 3, S के साथ 3। तो अपने पास ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना अपने पास, यहाँ पर 2/5 बचेगा। तो सीधा इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2/5 ही हो जाएगी। ठीक है,
इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9 और ये भी बार ग्राफ वाला क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जो नीचे लाइन दी हुई होती है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन में अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपन नीचे वाली लाइन पर आते हैं, वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ बोल रहे सभी कंपनियों की औसत बचत, कंपनी क्या है यहाँ पर, बचत तो हो गई अपने पास व्हाइट वाली, तो अपन इनकी औसत बचत निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 600, 1600, 2200 और ये 3400 और ये 4000 और ये कितना 4800। ठीक है, ये हो गया अपने पास 4800 और इनकी एवरेज पूछ रही है, तो 1 2 3 4 5 बटावा 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनका एक्चुअली प्रतिशत पूछ रहा है। तो और आगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आगे बोल रहा है कि सभी कंपनियों की वे का कितना प्रतिशत होगा। तो वे कितना है यहाँ पर 2000 और 800, 200, 800, 1000, 1600, 2000 और 2000, 4000। ठीक है, ये हो जाएगा 4000। तो इसका कितना प्रतिशत है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, ये 4 से ये 1, ये 2, 10 से मल्टीप्लाई किया 120। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 120% आ रहा है। तो जो बचत है वे का कितना परसेंट है 120% है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल किया और इसके अंदर भी अपन सबसे पहले भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर भागी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा ये 130, 130 में 25 जोड़ा तो ये हो जाएगा अपने पास 155। ये किसका आएगा, माइनस का। और 12 को 144 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4, 48 और 4 52। तो ये हो जाएगा अपने पास 528 में से 155 गया तो कितना आएगा 3, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 1 गया तो 3। तो अपने पास कितना आ रहा है 373 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एवरेज वाला क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, अगर यहाँ पर ये 6 संख्या दे रखी है, इनका एवरेज 30 है, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, जो भी ये दे रखा है ये कितनी ज्यादा है एवरेज से, 2 जाता है, 2 ज्यादा है तो +2 लिख लेते हैं। ये कितनी ज्यादा है, ये +4 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है तो इसको अपन +8 लिख लेते हैं। ये कितना कम है, 9 कम है तो इसको -9 लिख लेते हैं। ये कितना कम है, 4 कम है तो -4 हो जाएगा। तो इसका मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्लस की संख्या तो कितनी हो गई 14 हो गई और ये कितनी हो गई 13, तो प्लस का 1 हो गया। और अपने को एवरेज को 30 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस का 1 करना होगा। तो माइनस का 1 कौन सी संख्या हो जाएगी, 29 होगी। तो 29 अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 29, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सीधा डायरेक्ट करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12 और अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन है, सीधा अपन हल कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले भाग हल करते हैं। तो इन दोनों में से अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सीधा डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, तो या इसके अंदर माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म और ये टर्म तो आपस में कट जाएगी। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + x² और 1 - x² लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1 + x² से तो 1 + x² कट जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा यहाँ पर 1 - x² बच जाएगा। ठीक है, तो 1/1 - x² अपॉन में बच जाएगा, इनटू ये इनटू वाला है तो ऊपर क्या है x और यहाँ पर ये माइनस कॉमन लिया था, ये माइनस कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या है 1 - x है और अपॉन यहाँ पर क्या है 1 + x है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 + x और 1 - x। तो ये वाली टर्म तो इससे कट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगी क्या 1 + x बचेगी। तो x अपॉन और ये माइनस है तो माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, 1 + x बचा और यहाँ पर क्या है 1 + x, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ क्या करना था आपको, सबसे पहले भाग हल करना था। तो इसको हल करने के लिए अपन थोड़ा इजी बना देते हैं, दो दो टर्म हल कर लेते हैं। तो भाग को अपन गुणा में चेंज कर देंगे सबसे पहले। तो 5/2 इंटू 2/5 है तो गुणा में बदल के इसको उल्टा कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा, प्लस और आगे क्या है यहाँ पर इंटू है, तो यहाँ पर क्या है इंटू 1/5 है, माइनस 1/5 इंटू 5/3 इंटू 5/2 हो जाएगा ऊपर तो, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा अपने पास 2/5 इंटू यहाँ पर 5/1 हो जाएगा। गुणा में बदलने के लिए आगे वाली संख्या क्या हो जाती, उल्टी हो जाती है, ठीक है। माइनस ये क्या है 1/2 इंटू 5/2 इंटू ये 4 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 5/2 ये उल्टा हो जाएगा और इंटू 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर काटा, ये 5 से 5 कट गया, बचा कितना 5/2 बच गया। और यहाँ पर इस 5 से ये 5 कट गया, बचा कितना 5/6 बच गया, ठीक है। तो ऊपर तो क्या बच गया, 5 कॉमन ले लिया तो 1/4 माइनस 1/6 बचा। तो इसको हल किया तो ये कितना हो जाएगा, लघुत्तम कितना है 12, तो 2 यहाँ पर कितना आएगा 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ पर बच जाएगा अपने पास 5/12। ऊपर तो कितना बचेगा 5/12 और नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पर इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से 1 5 और ये 5 बार कट जाएगा और इस 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 1/5 बचेगा और यहाँ से प्लस का 1/2 बचेगा और 1/4 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हल किया तो ये कितना आएगा यहाँ पर 20 लघुत्तम आ रहा है तो 40, ठीक है। तो 40 में से यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाएगा ना, तो 40 माइनस का 4 और प्लस का 5, ठीक है। और अपॉन में कितना है यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है अपने पास 41 बच रहा है तो 41/20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 5/12, इसको मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा लिख लेंगे तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 41। 3 से काटा ये 4 बार, 3 से काटा इसको ये 5 बार, तो ऊपर कितना आया 25 और नीचे कितना आया, ये हो जाएगा 123 हो जाएगा। तो अपने पास इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 25/123 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इसको काफी आसानी से करना था, ध्यान देके इस क्वेश्चन को करना था। एक्चुअली ध्यान देने की बात है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो काफी केयरफुली ऐसे क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहां बोल रहा है कि अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रम मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है, ठीक है। तो जो मार्क प्राइस है इसका 2/5 भाग ये क्या है, सेलिंग प्राइस के 5/8 भाग के बराबर है, ठीक है। तो यहां से अपन मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो निकाल लेंगे। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो रेशियो ये कितना हो जाएगा, 5 को इधर लाया तो ये हो जाएगा 25, 2 को इधर लाया तो कितना जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पर छूट बोल रहा है, छूट प्रतिशत, तो छूट किस पर मिलती है, मार्क प्राइस पर ही मिलती है। तो कितनी छूट हो रही है यहाँ पर 9 की छूट हो रही है, कितने पर 25 पर, इंटू 100, ये 1 बार ये 4 बार तो 9 चौका 36, तो यहाँ पर छूट कितनी मिल रही है 36% की, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15 और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहां बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला होता है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है अपने पास P बराबर D² माइनस R1 माइनस R2 का
होल स्क्वायर और इसका क्या अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर डी कितना है 125 है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, माइनस R1 R2 इनका डिफरेंस कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो ये होगा 49 और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 49 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 576 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 576 और इसका अंडर रूट ये कितने का आ रहा है ये 24 का आ रहा है। तो अपने पास जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ये कितनी निकल के आ रही है 24 सेंटीमीटर आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार आपको कर लेना था। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का ये फॉर्मूला होता है, यह आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहां बोल रहा है कि एक बोल रहा है J1 सभी 5 महीनों में P द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या का औसत ज्ञात करें। तो P का तो औसत कितना हो जाएगा 100, 180 और 220, 250, 260, तो ये हो जाएगा अपने पास 260। एवरेज कितना हो जाएगा बटावा 5। और J2 क्या है, J2 सभी 5 महीनों Q द्वारा बेचे गए कलमों की औसत संख्या, तो इनका औसत क्या 30, 150, 110, 160 और 260, तो ये भी कितना हो जाएगा 260 बटावा 5 हो जाएगा। भाग करने के लिए बोल रहा है तो ये कट जाएगी आपस में, कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो सीधा आगे बढ़ जाना था इस प्रकार करके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहां बोल रहे यदि कोट y बराबर 12/5 है तो कोस स्क्वायर y की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कोट y, तो कोट y आधार बटाओ लंब होता है, ये आधार हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। कर्ण कितना आएगा 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये 13 हो जाएगा। अब कोस पूछ रहा है तो कोस क्या होता है आधार बटावा कर्ण होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 144/169। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं जो परिधि होती है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास दूरी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो 2 × πr होती है परिधि, तो 2 × 22/7 × r कितना है यहाँ पर 14। इसको अपन 10 चक्रों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास दूरी निकल के आ जाती है। ठीक है, 7 × 7, 7 × 14, 22 × 88, 88 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 880, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। मतलब 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा ये। ठीक है, इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहां बोल रहा है कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई थी। सही औसत आयु क्या होगी। ठीक है, तो गलती से यहाँ क्या हुआ कि 9 वर्ष एक लड़के की आयु 9 वर्ष थी, लेकिन गलती से यहाँ पर उसकी औसत आयु उसकी जो आयु है 15 वर्ष पढ़ ली गई। तो इसके कारण जो यहाँ पर जो एवरेज है कितना बन रहा है, इनका एवरेज 15 बन रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल एवरेज होगा वो कितना होगा 6 कम होगा। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का आ रहा है। कितने छात्रों में, यहाँ पर 30 छात्र हैं, तो यहाँ पर एवरेज कितना कम होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा ये 1, ये 5, 1/5 मतलब 0.2, 0.2 एवरेज कम हो जाएगा। जो ओरिजिनल एवरेज कितना दे रखा है यहाँ पर 30 छात्रों का एवरेज 15 है, 15 माइनस 0.2 कर देंगे तो यहाँ पर जो ओरिजिनल एवरेज आएगा वो कितना आएगा 14.08 आएगा। ठीक है, 14.8 आएगा ना कि 0.8। ठीक है, तो ये अपने पास सही औसत आयु आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो सीधा डायरेक्ट इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहां बोल रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर G व XY द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री है।
यदि जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ जो एक्स वाई क्या है, एक जीवा है जो अंतरित कोण 180 डिग्री है। कोई भी जीवा केंद्र पर 180 डिग्री का कोण कब बनाती है, जब वह जीवा क्या होती है, वह जीवा व्यास बन जाती है। ये मतलब ये जीवा व्यास बन गई, इसका मतलब केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, और यहां बोल रहे हैं इस जीवा की लंबाई कितनी है, टोटल 36 है। तो व्यास कितना होगा, यहाँ पर 36 होगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 18 हो जाएगी। तो यही तो अपने पास पूछ रहा है कि त्रिज्या कितनी होगी, 18, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो सीधा आपको बिना पेन उठाए तुरंत आपको 5 सेकंड में हल करके आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहां बोल रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी सेक थीटा और टेन थीटा का मान आपको कुछ भी दिया हुआ होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ये इसका जस्ट क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसके जस्ट अपोजिट मतलब 1/5 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही तुरंत टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए, इसकी मान पूछ रही है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, यहां पर साइन और कोस अगर आपके पास टर्म में कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहां अपन वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। और वैल्यू भी कौन सी मानेंगे अपन, 45 वाली। 45 अगर मानेंगे तो अपने पास काफी आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, या अपन वहां पर 0 या 90 भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर अपन यहां पर 45 मानेंगे, 0 या 90 नहीं मान सकते क्योंकि यहां पर अनडिफाइन हो जाएगी। तो 45 रखा है यहां पर, तो ये कितना आएगा, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, तो √2 होता है तो इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, लघुत्तम आया 2 और 1 3, ऊपर क्या है 3, तो इस 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली कितना 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना है, यहाँ पर भी अपन 45 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा अपने पास 1 प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका लघुत्तम कितना आ रहा है 3/2, और यहाँ पर कितना आ रहा है 3। ठीक है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अपन ऊपर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 3 से तो ये 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2, तो 2 इंटू 1/2, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है। और यहाँ पर 45 रखा, इन सब के अंदर कोई सा भी 45 मान रखेंगे तो अपने पास 1 आना चाहिए, तो इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर भी नहीं आएगा, 45 रखने पर 1 नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, 10 में रखने पर ही अपने पास 45 आता है, तो इसीलिए ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा अपन वैल्यू पुटिंग से ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहां बोल रही कि स्कूल पी और आर में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। टोटल जो छात्र हैं, जो टोटल लड़कियां हैं कितनी है, 3000 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी तो अपने पास 17 है, आर कितना है 31 है, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना 48% आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपने को 3000 का 48% निकालना है ओनली, तो 3000 का 48% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 3000 का 48% 100 का भाग दिया, 2 0 से 2 0, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 24 का 4 हासिल का 2, 12 2 14 और 1 0, तो मतलब 1440 आ रही है। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है ये 1440। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23वें का आंसर हो जाएगा अपने पास 1440। तो सीधा आपको क्या करना था, ऐसे क्वेश्चन में अपन सीधा नीचे वाली लाइन आती है, वह अपना मेन क्वेश्चन होता है, उसी को अपने को पढ़ना होता है और तुरंत अपने को क्वेश्चन को हल कर लेना होता है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाए तो यह दूरी तय करने में से 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, कार की वास्तविक चाल कितनी होगी। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको क्या करना होता है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो स्पीड होती है, मान लो अपने को पता नहीं है कि शुरुआत में स्पीड क्या थी, तो अपन मान लेते हैं एस स्टार्टिंग के अंदर स्पीड थी। ठीक है, तो यहाँ पर एस हो जाएगी और 8 यहाँ पर क्या किया, फिर कार की चाल में 8% की वृद्धि, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जो बाद की चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास एस प्लस 8 हो जाएगी। ठीक है, एस प्लस 8 हो जाएगी, एस प्लस 8। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों की चालों का मल्टीपल करते हैं, उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इनटू यहाँ पर टाइम का यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 घंटे कम लगते हैं। तो यहाँ पर अपने पास टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 घंटे का आ रहा है। और ये किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 60। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना होता है, चालों को मल्टीपल और उनका डिफरेंस करके और यहाँ पर टाइम के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास डिस्टेंस निकल के आ जाती है। तो ये एक बार, ये 4 बार, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। तो एस प्लस 8, एस प्लस 8 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 240। तो अपन यहाँ पर एस की वैल्यू इन चारों ऑप्शन के अंदर से रखेंगे। तो सबसे पहले 12 रखा, तो 12 और ये कितना हो जाएगा, 20। 12 इंटू 20 किया तो ये कितना आ रहा है, ये अपने पास 240 आ रहा है। इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर आपको ऑप्शन से मान रख के हल कर लेना था, आपके पास आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना होता है और ऑप्शन की मदद से आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन और भी ज्यादा आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति 75% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ बोल रहा है कि 25% के लाभ पर बेचता है स्टार्टिंग के अंदर, तो 100 से 125 पर यहाँ पर बेच रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पर 40 रुपए घटा देता है तो उसे 25% का लॉस होता है या हानि होती। तो इसका 25% घटा देंगे तो 25% की हानि होती है, मतलब ये 75 में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, 50% है। और यहाँ पर रुपए में कितना है डिफरेंस, 40 का। तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और पूछ क्या रहा है यहाँ पर, गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मतलब प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था, 125 था। तो 50 की वैल्यू देकर अपने पास 125 की वैल्यू पूछ रहा था। तो 10 से 105 से काटा 25 बार, तो 25 चौक 100। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य है इसका मान कितना आ गया, 100 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है काफी सिंपल है, सीधी सादी है। आपको लैंग्वेज से ही क्वेश्चन का आंसर काफी आसानी से आ जाता है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे जितने भी सारे शिफ्टें हैं उनके सारे क्वेश्चनों को काफी आसानी से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई एग्जाम हो आप उन क्वेश्चनों को काफी आसानी से हल करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।